वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एम्प्लॉय कॉस्ट और मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि एम्प्लॉय की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। इनफैक्ट हमने उस पर एक क्वेश्चन भी किया था कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं किसी भी एम्प्लॉय को दिए जाने वाले पैसे के अंदर, यानी कंपनी के लिए क्या कॉस्ट होती है, बिकॉज कंपनी उसको पे करेगी तो कंपनी के लिए वो कॉस्ट होगी। उसके अंदर हमने देखा था कि बेसिक सैलरी होती है। इफ क्वेश्चन गिव्स यू नेट सैलरी तो आप उसमें जितने भी डिडक्शंस हैं उनको ऐड बैक करके उसको ग्रॉस सैलरी या बेसिक सैलरी बनाते हैं। फिर उसमें आपने परक्यूजेट्स, जिसको हम फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोल देते हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अंदर टर्म आएगी तो हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए पहले ही बता दिया कि फ्रिंज बेनिफिट्स यानी जो फैसिलिटीज वगैरह जो अलाउंसेस वो आपको दे रहा है, यानी आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर मिलने वाला कोई भी पैसा आपकी सैलरी का पार्ट है और वो कंपनी के लिए कॉस्ट भी है। एक और चीज बता दूं, जब ये चैप्टर हम करते हैं तो हम यहाँ पे कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को करते हैं। सर कितनी बेसिक बात बताई ना, ये तो हमको पता ही था। नहीं, आप समझो, कभी कभी बच्चा जब ये क्वेश्चन सॉल्व करता है ना तो वो सोचता है कि एम्प्लॉय को क्या मिलेगा या एम्प्लॉयर क्या पे कर रहा है। एम्प्लॉयर क्या पे कर रहा है उसके अंदर भी बाइफर्केशन हो सकती है, जैसे कि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क आ सकता है। तो हमें यहां पर कॉस्टिंग को ध्यान में रखकर चलना है। हमें ये नहीं देखना कि क्या जा रहा है सिर्फ यहीं तक सीमित रहे, ऑब्वियसली वो भी देखना होगा, बट हमें ये भी देखना है कि अल्टीमेटली जो पे हम कर रहे हैं उसका नेचर क्या है और उसकी अकाउंटिंग कैसे हो सकती है, बिकॉज बहुत जगह पर वो फर्क आएगा। जैसे कि इसमें एक टॉपिक है ओवर टाइम कॉस्टिंग। ये टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अलग अलग होती हैं। तो कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर वेरिएशंस भी देखने को मिलती है। वैसे मैं बता दूं ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही छोटा है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि आप देखो मैंने आपको ये बेसिक कॉस्ट निकालना सिखा दी थी यहाँ पे कि आपके क्या क्या एलिमेंट्स होता है। इनफैक्ट हमने ये जो प्लान है ना हाल्सेन रोवन, इसको भी डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में। आई डिड नॉट वांट टू डिस्कस दोज, बट फिर भी किया मैंने कि जिससे कि आपका काफी पोर्शन थियोरेटिकली कवर हो जाए। ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ओवर टाइम डिस्कस करने के लिए रहेगा और एक लेबर टर्नओवर, बिकॉज ऑब्वियसली रेट पर आवर तो मैंने आपको निकालना सिखाया था एक क्वेश्चन में, आज मैं उसकी प्रैक्टिस भी करूंगा आपके साथ। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं, इसके बाद क्या ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए चैप्टर कॉन्सेप्चुअली तो छोटा है लेकिन इसके अंदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, विच इज वाई हमारे इस सीरीज, इस चैप्टर की जो सीरीज आएगी, जितने लेक्चर्स आएंगे इसके अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा होंगे और कॉन्सेप्ट्स इसमें कम ही आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इसमें लिमिटेड ही हैं, बट जो उनके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, तो यू विल एंजॉय। अब आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार मैं दिखा दूं कि हम व्यक्ति को घंटे के हिसाब से भी पे कर सकते हैं और यूनिट के हिसाब से भी पे कर सकते हैं। खैर जब हम प्लान्स वाले क्वेश्चंस पे आएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा पीस रेट और आपके टाइम जो रेट सिस्टम होता है उसके अंदर पे किया जाता है तो कैसे पे किया जाता है। फिर उसके बाद इंसेंटिव सिस्टम के अंदर तो हाल्सेन रोवन इन लोगों ने रिकमेंड किया है। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि सीएमए वाले बच्चों के लिए तो एक्स्ट्रा प्लान्स भी हैं। तो ये प्लान्स आपको बताते हैं कि कितना व्यक्ति को पे करना है, लेकिन कुछ बेसिक प्लान्स जो प्लेन वनीला प्लान्स होते हैं, जैसे कि आपका पीस रेट या टाइम रेट, इनके हिसाब से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, एनीवे ये प्लान्स ना बोलकर क्वेश्चन अपने हिसाब से भी आपको बता सकते हैं कि ऐसे आपको वेजेस पे करने हैं और बताओ क्या कॉस्ट कंपनी को पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ रट्टा मत मारना कि इन्हीं नाम से आएगा, क्वेश्चन कुछ भी आपको बोल सकता है, बस आपको उसको समझने के लिए एक बेस होना, तैयार होना जरूरी है, और वो मैं करने के लिए यहाँ पे हूं आपके साथ। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले इस चीज का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यानी फर्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी के लिए कैसे निकलती है। यानी उसके अंदर हम इंसेंटिव्स, बोनस, परक्यूजिट्स, अलाउंसेस ये सब जोड़ के, और अगर उसको रेट में भी कन्वर्ट करना है, याद है लास्ट पॉइंट था कॉस्ट पर आवर, या आप पर आवर नहीं निकाल रहे, पर यूनिट निकाल रहे हैं, क्योंकि लेबर यूनिट वाइज भी पे हो सकता है, कितने पीस बना रहे हैं। तो अगर आप जो भी रेट यहाँ पे निकालना चाहते हैं दैट कैन वेरी इजिली बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव आवर्स। सर ये इफेक्टिव आवर्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके टोटल आवर्स होते हैं उसमें से आप आइडल आवर्स हटा देते हैं। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर है। याद करो, नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल हो, कोई भी कारण की वजह से अगर आपका नुकसान हो रहा है तो उसमें डिनोमिनेटर में से तो आपका जो लॉस होता था, लॉस यूनिट्स होती थी, यहाँ पे लॉस आवर्स होंगे, वो तो माइनस होंगे ही होंगे। हाँ, नॉर्मल में आपकी कॉस्ट लेस नहीं होती, अब नॉर्मल में कॉस्ट कुछ ना कुछ लेस होती है, जिसकी वजह से रेट इंटैक्ट रहता है और कस्टमर पे बर्डन पास ऑन नहीं होता। ऐसे केस में जो भी बर्डन आता है कंपनी उसको अपने आप
कॉस्टिंग पैनल में लेके जाती है या अपना ओवरहेड का रेट आप इंक्रीज करती है। ये ओवरहेड वगैरह क्या है हम बाद में जाके पढ़ेंगे, बट जब ये टॉपिक आएगा तो आई डिस्कस दिस विद यू एज वेल कि भाई इतना पोर्शन उसका आप कंपनी के बर्डन पे, कंपनी के ऊपर बर्डन डाल दो, कस्टमर पे पास ऑन ना करो। एंड हाउ डू यू डू इट, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से लेस करते हैं। अब तक आपको ये लग रहा हो कि मैं रिपीट बार बार इसलिए क्यों कर रहा हूं, बिकॉज बेसिक चीजों में गलतियां ज्यादा होती है। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है तो हमें इंश्योर करना है कि हम कोई भी मार्क्स लूज ना करें। एनीवे, अगर आपको नेट सैलरी दी है तो ग्रॉस बनाने के लिए आपको पता है जो जो डिडक्शंस थी वो ऐड बैक करनी होती है, ठीक है, जो आपकी सैलरी से लेस हुई है। सी, ये जो है ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी से उसी का डिडक्शन का कंट्रीब्यूशन माइनस होता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इज अ परक्यूजेट, तो जब वो सैलरी से कभी लेस ही नहीं हुआ तो आप उसे ऐड बैक क्यों करोगे ग्रॉस बनाने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना, यहां पर जब हम ऐड करते हैं तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं टू मेक द ग्रॉस सैलरी तो हम एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऐड बैक करते हैं। इसका क्वेश्चन करेंगे हम। एक ही क्वेश्चन मैंने करा दिया था, रिमेंबर हमने टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट निकाली थी, वैसे तो हमें यहीं तक सीखना था, बट दे आस्क्ड फॉर द रेट एज वेल, बिकॉज बहती गंगा में हाथ धो लो भाई, जब आपने टॉपिक कर ही लिया तो उससे थोड़ा सा आगे आपको इफेक्टिव जो आवर्स हैं वो कैलकुलेट कर लो, बिकॉज आपने मटेरियल चैप्टर में पढ़ा ही है कि लॉसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है, और आपका बड़े आराम से रेट आ जाएगा। तो इसी को आगे देखते हुए हमारे पास ये एक पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एम्प्लॉय आवर रेट, यानी आपको रेट तक जाना है। एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने के बाद आपको उसको इफेक्टिव रेट से डिवाइड करके एक रेट निकालना है। क्वेश्चन कहता है कि आपका बेसिक पे कितना है, तो बेसिक पे इज 10,000, तो एनुअली निकल जाएगा आपका 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000 पर एनम। फिर कहता है आपका डीएनएस अलाउंस कितना है आपका 3,000 पर मंथ, तो ये 36,000 पर एनम आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा कहता है फ्रिंज बेनिफिट्स, ये आपके परक्यूजिट्स हो गए, ये आपको 1,000 पर मंथ मिलते हैं, तो ऑब्वियसली 12,000 पर एनम हो गए। क्वेश्चन में हमें बोलता है आगे कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं 300, तो हम वर्किंग नोट नंबर 1 में कहीं पे निकाल लेते हैं इफेक्टिव आवर्स। तो नंबर ऑफ डेज है 300 दिन काम करते हैं, 20 दिन की हमें छुट्टी मिलती है, तो वर्किंग डेज या वर्किंग आवर्स सीधा निकाल लेते हैं क्योंकि जगह कम है मेरे पास। तो 300 में से 20 डेज तो हम काम ही नहीं करते हैं, अज्यूमिंग ये नॉर्मल छुट्टियां हैं, बिकॉज ऑब्वियसली नॉर्मल छुट्टियां हैं तो हम न्यूमरेटर में कुछ लेस नहीं करेंगे। रिमेंबर, अगर ये एबनॉर्मल कारणों की वजह से छुट्टियां होती है, जैसे कंपनी के पास बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर हम यहाँ से भी लेस करते हैं, कॉस्ट में से भी लेस करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से लेस करते हैं, जिससे रेट कस्टमर पे इन्फ्लेट होके ना पहुंचता, ठीक है, और कंपनी ही उसका बर्डन उठाती, कस्टमर ना उठाता। ये आपका बोलते हैं 8 घंटे एक दिन के हैं, तो टोटल डेज कितने हो गए 280, एंड 280 इंटू 8 इज 2240, 8 आवर्स पर डे। ये आपके नंबर ऑफ डेज हो गए और ये 8 आवर्स पर डे है, तो आपका डेज से डेज कैंसिल हो गए और आपका आ गया 2240 आवर्स। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1,20,000, 1,68,000 आपका ये कॉस्ट आ गई, एम्प्लॉय कॉस्ट डिवाइडेड बाय योर इफेक्टिव आवर्स ऑफ 2240 डिवाइड कर देंगे तो 75 रुपये पर आवर आपका यहां पर रेट बन के आ गया। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कहता है अ वर्कर इज पेड 10,000 पर मंथ एंड डेनस अलाउंस ऑफ 2,000 पर मंथ। वर्कर यानी एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है 10%, एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट एज द एम्प्लॉय। ये मैंने बताया भी था आपको, जितना एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इतना ही एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC प्रीमियम, ये ESIC एक कॉर्पोरेशन है और उसकी स्कीम होती है, मैंने बताया था स्टेट की स्कीम होती है, इसमें भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो कहता है इसमें प्रीमियम जो जाता है वो 6.5 ऑफ द वेजेस जाता है। जो आपकी बेसिक सैलरी है
उसका 6.5 आप देंगे, लेकिन उसमें से 1.75 जो है वो इम्प्लॉय खुद पे करेगा, यानी यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months वेजेस एज अ बोनस ईच ईयर। हमें 2 month की जो सैलरी है, वेजेस है, वो भी आपको बोनस के तौर पे देना है, ये आपकी एक पॉलिसी है। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर आर 300 और एक दिन 8 घंटे का, 8 hours ईच। तो हमें आवर्स चाहिए होते हैं पूरे साल के, तो हम बेसिकली इसे निकाल लेंगे। कहता है आउट ऑफ दीज द वर्कर्स इज एंटाइटल्ड टू अ 15 day लीव ऑन फुल पे, यानी ये आपको देनी ही देनी है छुट्टियां, ये नॉर्मल कारणों की वजह से, तो आप डिनोमिनेटर में इसको लेस करेंगे, बट न्यूमरेटर से इसकी कोई भी कॉस्ट लेस नहीं करेंगे। कैलकुलेट द वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पसेस, तो आपको रेट निकालना है। टोल्ड यू कि कॉस्टिंग पर्पस के हिसाब से ही हम रेट कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्टली हम इसको इतना नहीं पे कर रहे हैं, हम तो काट के उसको देंगे जो भी पे करेंगे, बट कॉस्टिंग पर्पस से हम कौन सा रेट यूज करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। हमें बेसिक वेज दिया है, बिकॉज नेट तो बोला नहीं है, तो हम इसको बेसिक या ग्रॉस ही मानेंगे। इन्होंने बोला है 10,000 पर मंथ है, तो 1,20,000 पर एनम हो जाएगा। दिस इज पर मंथ, दिस इज पर एनम। फिर डीएनएस अलाउंस बोला है 2,000 पर मंथ, दैट विल बी 24,000 पर एनम। अब वर्कर खुद कंट्रीब्यूट करता है, तो वो कंट्रीब्यूट इस सैलरी से कर चुका होगा और उसको कट के मिल चुकी होगी। जब हमने 10,000 पूरा ले लिया, तो हम 10% कंट्रीब्यूशन अलग से क्यों ले? याद करो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 10,000 में से कुछ काट के उसने पीएफ इंप्लॉय ने डाल दिया। अब हमें या तो इसको जो नेट सैलरी मिल रही है कट के, ये जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है कट के मिल रही होती, तब तो हम इसको ग्रॉस करते। जब मुझे ऑलरेडी ग्रॉस पता है, 10 पूरा ले लिया, तो 10 में से मान लो 2,000 इधर चले भी गए, तो मैंने तो पूरा 10 काउंट किया है ना, तो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है। बट अलग से जो डल रहा है वो है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो वो हमें लेना पड़ेगा, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका कितना है? ये आपका आ गया 10%। अब ये 10% आप किसका लोगे, ये चीज याद रख लेना। यूजुअली डीए इज वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर सैलरी। जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, टीचर बताएगा आपको कि डीए भी इंक्लूड होता है। तो ऐसा अगर ऐसा केस आता है, तो ये जो 1,44,000 आपका आ रहा है ना यहाँ पे, इसका 10% ये बनेगा। बट इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं, बिकॉज वो सैलरी से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और क्या है फिर कहता है द इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम इज 6.5%, जिसमें से 1.75 कौन पे करता है? इंप्लॉय पे करता है, और वो अपनी सैलरी से पे कर चुका होगा इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन। हमें तो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना है इनटू ईएसआई। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 6.5 में से 1.75% हम हटा देंगे। ये ईएसआई में कंट्रीब्यूशन आया, क्योंकि ये आपका परक्यूजिट्स हैं टेक्निकली। बेसिक सैलरी में तो दोनों के पीएफ का और ईएसआई का पैसा कट चुका होगा, तो हमने जब ग्रॉस ही ले लिया, तो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट अगेन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। 1.75, ओके, 6840। और ये किसका कैलकुलेट किया हमने? 144,000 का, ये याद रखना इसका। फिर आपका इट इज फर्म्स प्रैक्टिस टू पे बोनस। बोनस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉय कॉस्ट। तो बोनस आपका 2 मंथ के वेजेस दिए जा रहे हैं, तो 2 मंथ के वेजेस कितने आ जाएंगे आपके? 12,000 इंटू 2, 24,000। सर ये क्या बात हुई, कभी आप दोनों ले रहे हो डीए प्लस दिस, और कभी आप ये ले रहे हो सी। जब आप कंट्रीब्यूट करते हो किसी फंड में, तो आपकी डीए क्या होता है? महंगाई भत्ता। याद है कि आपको महंगाई सहन करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपनसेट करने के लिए आपको ये दे दिया, तो ये बेसिक सैलरी का ही पार्ट माना जाता है। बट अगर आपको यहाँ बोला है कि बोनस वगैरह दो, तो वो डीए फिर एक्सटेंड करके नहीं दिया जाता, वहां पे बेसिक सैलरी ली जाती है। यानी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद सम परसेंटेज, बिकॉज इट इज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सम फंड, यू आर गोइंग टू टेक बेसिक सैलरी प्लस डीए। हाँ, क्वेश्चन बोल सकता है बेसिक सैलरी का ही लो, फिर तो वैसे ही करना पड़ेगा, फिर नहीं कर सकते कुछ। तो ये आ गया 24,000। और देखते हैं यहाँ पे और क्या चीजें हैं। बस और तो हमें कुछ बोला नहीं है यहाँ पे। ये आ गई आपकी टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे
विद इफेक्टिव आवर्स। इफेक्टिव आवर्स कैसे निकलेंगे, मैं यही कैलकुलेट कर देता हूं। 300 दिन आपके पूरे साल में है, ये देखो बोला है, और 15 दिन की आप छुट्टी लेते हो, इंटू 8 आवर्स पर डे, ये आ गया 2280। तो एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर आपकी आ गई 83, 82.99 समथिंग है, तो पूरा 83 आएगा, इनफैक्ट वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि आपका ये जो रेट है ये कैसे निकलता है। अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोलता है कि एक फैक्ट्री है जो 6 दिन काम करती है एक वीक के अंदर, और एक दिन में 8 घंटे काम करती है, यानी पूरा वीक देखें तो 6 दिन काम करती है, ठीक है, और एक दिन में वो 8 घंटे काम करती है। ठीक है, अ वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डे, एक दिन का 100 रुपए मिलता है, और 120% ऑफ बेसिक उसको डीए मिलता है, 120 रुपए का उसको डीए मिलता है, 100 का 120% 120 ही होता है। ही इज अलाउड टू टेक 30 मिनट्स ऑफ ड्यूरिंग हिज आवर्स शिफ्ट फॉर मील ब्रेक। तो जब मील ब्रेक होता है तो आपका ये नॉर्मल रीजंस है, तो यहाँ पे 30 मिनट्स का उसको ब्रेक मिलता है, और इसके अलावा कहता है 10 मिनट का उसको रेस्ट के लिए भी हम ब्रेक देते हैं। तो टेक्निकली हम क्या बोल सकते हैं, 40 मिनट पर डे, तो हम कह सकते हैं उसको एक दिन का 40 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। अब आगे देखो, ड्यूरिंग अ वीक हिज कार्ड शोड दैट हिज टाइम वाज चार्जेबल टू जॉब एक्स 15, 12 और 13। सर इसका मतलब क्या है, देखो कम समझ में आया होगा आपको, बट इसमें क्या हो रहा है, एक व्यक्ति अलग अलग जगह पर जाकर काम कर रहा है, तो ये 3 काम कर रहा है। मान लो जॉब एक्स हो गई कटिंग की, जॉब वाई हो गई आपकी क्लीनिंग की, और जॉब जेड हो गई आपकी असेंबलिंग की। तो एक व्यक्ति से कितना भी काम करवा सकते हो आप, उसके जॉब प्रोफाइल में मल्टीपल काम होंगे तो वो आप करवा सकते हो उससे। तो ये क्यों किया जाता है, देखो हर पर्टिकुलर जॉब का टाइम ट्रेस किया जाता है, सो दैट हम डायरेक्टली वो खर्चा उस जॉब पर चार्ज कर सकें। जॉब मतलब काम। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कटिंग कर रहा है तो कटिंग में उसके कितने घंटे लगे, 1 घंटे का उसको 10 रुपए मिलता है, 5 घंटे काम किया तो 50 रुपए उसकी कॉस्ट में जाना चाहिए जॉब एक्स की उसमें। तो यानी जब भी हम वो काम कर रहे हैं तो अगर उसका खर्चा निकालना पड़े कि ये जॉब कितने घंटों में हुई या कितना इसमें खर्चा आया, मटेरियल कितना लगा, तो लेबर कितना लगेगा, वो ऐसे ट्रेस हो जाएगा कि जितने घंटे व्यक्ति ने वहां दिए वो ट्रेस हो जाएगा। लाइक हमने पढ़ा था डायरेक्ट नेचर की चीजें, तो इसलिए इन्होंने दिया है। अगर आप इसका टोटल करें तो कितना आ रहा है, 15 + 12 + 13, ये टोटल 40 आवर्स क्या करता है, काम करता है। अब अगर चेक करो आप, 6 दिन हैं एक वीक के अंदर और 8 घंटे का एक वीक है। 6 डेज हैं इन अ वीक एंड 8 घंटे का एक दिन है, तो यानी इसको एक वीक के अंदर इन अ वीक 48 घंटे काम करना चाहिए था। अब इसने इसमें ब्रेक भी लिया। अब ये ब्रेक कितना था, एक दिन में 40 मिनट्स का, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, 240 मिनट का। सर अब मैं आवर्स और मिनट्स को कैसे कंपेयर करूं, तो लेट्स कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स। तो इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये आ गए 4 आवर्स। तो चलो पूरे हफ्ते में 4 घंटे तो ये नॉर्मल रीजंस की वजह से क्या करता है, खाली रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी 44 घंटे तो काम करता भाई तूने तो सिर्फ 40 घंटे काम किया है, तो एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना हो गया, 4 आवर्स। आई होप ये समझ में आया होगा। दिस इज एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर बिकॉज वी नो ही वर्कड फॉर 40 आवर्स। ये एक्चुअली वर्कड है, राइट। तो 48 घंटे होने चाहिए पूरे वीक में, क्योंकि 6 दिन होते हैं और एक वीक में एक दिन में आपके 8 घंटे होते हैं, तो 48 आवर्स होने चाहिए पूरे वीक के अंदर। उसमें से 4 घंटे बेसिकली 240 मिनट्स, बिकॉज दे गेव दिस ब्रेक वाला डाटा इनटू मिनट्स, तो हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो पूरे उसमें ये सिर्फ 4 घंटे ही नॉर्मल रीजंस की वजह से। सी दिस, नॉर्मल क्यों, मील्स है, रिसेस है, ये नॉर्मल कारण है।
बाकी तब भी गैप आ रहा है बिकॉज एक्चुअली तो इसने सिर्फ 40 घंटे काम किया है, तो कहाँ रहा ये एबनॉर्मल रीजंस की वजह से खाली रहा है और इसका खर्चा कंपनी उठाएगी। ठीक है, अब आपको यहां पे क्या बोला है, एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है। एम्प्लॉय कॉस्ट आपकी है एक दिन का 100 रुपए प्लस डीए, तो ऐसे लिख लेते हैं बेसिक सैलरी, ये है 100 रुपए, डीए हो गया 120, 220 पर डे हम इसको क्या करते हैं, पे करते हैं। तो पूरे वीक का कितना हो जाएगा इंटू 6, या इसको पूरा 6 से ही कर लो, ये 600 हो जाएगा, 100 इंटू 6 एंड 120 इंटू 6, ये हो जाएगा 720, तो ये हो जाएगा 1320 इन अ वीक एम्प्लॉय कॉस्ट। बट जब इफेक्टिव आवर्स की बारी आएगी, इफेक्टिव आवर्स में आप सिर्फ नॉर्मल वाले लोगे, यानी यहां पर आप लोगे सिर्फ 44 घंटे। ये कैसे निकला, 48 माइनस 4, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे लिख ले, 48 माइनस 4, नॉट दूसरे वाला 4, क्योंकि वो एबनॉर्मल रीजंस की वजह से, अगर वो भी माइनस कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 44, तो रेट आ गया 30। बिकॉज हमें रेट निकालना है वो जो हम लेबर कॉस्ट का पार्ट ले सके, और लेबर कॉस्ट का पार्ट अल्टीमेटली कस्टमर से रिकवर होगा। तो हम यहाँ पर ये 30 रुपए जो है वो सिर्फ उसमें क्या इंक्लूड कर रहा है, नॉर्मल आइडल टाइम। अब इसमें आगे पूछता है स्टेट हाउ वुड यू एलोकेट वेजेस टू ऑफ द वर्कर्स फॉर द वीक। तो आप कॉस्टिंग कैसे करोगे, सी जॉब में तो आप 30 रुपए के हिसाब से चार्ज करोगे बिकॉज उसका पैसा कस्टमर से रिकवर होना है। तो जॉब एक्स जो कि आपकी है 15 घंटे, 30 रुपए लेंगे, ये है 12 घंटे जॉब वाई, एंड जॉब जेड आपकी 13 घंटे, ये भी 30 के हिसाब से। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 30, दैट विल बी 450, 12 इंटू 30, 360, 13 इंटू 30, 390। बट सर ये तो सिर्फ 40 घंटे हुए, और 40 घंटे में हमने जो आइडल टाइम है उसका खर्चा भी इसी में एब्जॉर्ब कर लिया, बेसिकली रेट ही बढ़ा दिया ना आपने। ये जो 44 घंटे हैं पूरे रिकवर हो गए, बट अबाउट रिमेनिंग 4, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर आप 40 को ही ले रहे हो। नहीं, 40 के साथ साथ 4 भी इसमें ही रिकवर हो रहे हैं आइडल वाले, बिकॉज वो नॉर्मल कारणों की वजह से, जिसके समय रेट ही बढ़ा दिया, जब डिनोमिनेटर से हटा दिया तो रेट बढ़ गया, तो उनका खर्चा इन्हीं से गुड यूनिट से ही रिकवर कर लेंगे। बट बाकी का रिमेनिंग हम ओवरहेड्स में चार्ज करेंगे, यानी उसका खर्चा कंपनी उठाएगी। जो 4 घंटे है 30 रुपए के हिसाब से 120 रुपए, वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर दे बेसिकली एक्सटेंडेड द डिमांड कि भाई बताओ आप कितना कितना चार्ज करोगे, तो दे इंक्लूडेड द एबनॉर्मल रीजंस एज वेल। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोलता है कि फॉलोइंग डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कहता है सैलरी ईच एम्प्लॉय पर मंथ, हर एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 है, ये महीने की है। तो सैलरी क्वेश्चन में दी है, चलो देख लेते हैं डाटा कैसा मांगता है, वीकली मंथली जैसा भी है। बोनस 25% ऑफ सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। फिर कहता है कि आपका टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी करवाई होगी तो टोटल 661,500 पर एनम लगी है, ठीक है, ओके। टोटल परमिटेड लीव कितनी है, 30 दिन की छुट्टियां अलाउड है हमारे पास। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 175। नॉर्मल आइडल आवर्स कितने हैं पूरे साल के, 70 घंटे। और एबनॉर्मल जो पावर फेलियर की वजह से हुए हैं वो है 50 आवर्स। कहता है 310 दिन वर्किंग डेज है, जिस जो एक दिन आया है वो आपका 8 घंटे का है, ठीक है। आपको बताना है एनुअल कॉस्ट ऑफ
ईच एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है बट पर एम्प्लॉय निकालना है। अब क्या है, ये सब पर एम्प्लॉय निकल जाएगा बिकॉज ये एक एम्प्लॉय का ही डाटा दिया है। बट यहां पे देखो ये आपको दिया है टोटल कॉस्ट, और कितने एम्प्लॉयज हैं 175। तो पहले हम इसको क्या करेंगे 175 से डिवाइड करेंगे, बट इसमें 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये ऑलरेडी पर एनम है। क्योंकि हमें पर एम्प्लॉय डेटा चाहिए तो हमें यहां पर सिंपली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से डिवाइड कर देना है। और कहता है एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर, यानी हमें वो रेट निकालना है तो हमें यहां पर इफेक्टिव आवर्स निकालने पड़ेंगे। अब आप यहां पे देखो सैलरी कितनी दी हुई है, सैलरी इज 30,000 पर मंथ, सो दैट विल बी पर एनम। पर मंथ और पर एनम मैं ऊपर लिख देता हूं। आगे ये बोलता है बोनस 25% ऑफ सैलरी, ये आ जाएगा 90,000 का। फिर बोलता है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, चलो हमें एम्प्लॉयर ही चाहिए होता है, पीएफ और ईएसआई में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 15% सैलरी का, तो 3,60,000 का 15%, दैट विल बी 54,000। ठीक है। फिर बोलता है वेलफेयर एक्टिविटीज की जो कॉस्ट है, वेलफेयर कॉस्ट, ये आपकी हो जाएगी 661,500 डिवाइड बाय 175। इसको पर मंथ को रहने ही दो। ये आ गया 3780 पर एम्प्लॉय पर एनम। ठीक है, ये आई थिंक समझ में आया। इसके अलावा हमारे पास और कोई कॉस्ट है नहीं, और कोई कॉस्ट नहीं है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास, ये आ गई 507780, और यही आपकी पहली कैलकुलेशन उसने मांगी थी, एनुअल कॉस्ट निकालो। ठीक है, पर एम्प्लॉय। अब आपको इसको रेट में कन्वर्ट कर देना है, तो डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर्स। ये कैसे निकलेंगे, टोटल 310 दिन थे जिसमें से 30 दिन की तो छुट्टियां आप दोगे ही दोगे उसको। एक दिन में 8 घंटे हैं, 8 आवर्स पर डे, एंड इससे जो भी कैलकुलेशन आएगी उसमें से आपने कितने घंटे थे नॉर्मल रीजंस की वजह से, इट वाज 70, तो 70 माइनस कर दोगे। सर आपने ये बाद में क्यों माइनस किया, पहले हम आवर्स में कन्वर्ट करें तभी तो आवर्स से आवर्स लेस होंगे। तो 310 माइनस 30 इंटू 8 माइनस 70, तो ये आ जाएगा 2170 आवर्स। एबनॉर्मल आवर्स माइनस नहीं करेंगे, ये आ गया 234 रुपीज पर आवर। और यही सेकेंड पार्ट उसने पूछा था, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर। लास्ट पूछता है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम पर एम्प्लॉय। तो बेसिकली जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था वही चीज पूछ रहा है ये, कि एबनॉर्मल रीजंस की वजह से जो कॉस्ट आती है वो ओवरहेड में चार्ज होती है। एबनॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट इज इक्वल टू, रेट यही लेंगे बट कितने घंटे थे एबनॉर्मल हमारे पास, 50 आवर्स, 50 इंटू 234। इसी रेट के हिसाब से कंपनी इसका बर्डन उठाएगी। इसको हम चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल ये लिख देना बस। दिस इज ₹11,700। तो ये इन्होंने तीसरी चीज आपसे पूछी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो आई थिंक यू गेट द आइडिया कि वो जब रेट निकलवाना चाहते हैं तो वो क्या क्या चीजें कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लेने वाला था बट मैं रुक गया हूं। ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और थोड़ा सा एडवांस भी है, तो हम इसको, ऐसा एडवांस भी नहीं है बट ठीक है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम दोबारा से क्वेश्चंस करेंगे। बट अभी के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था दैट वाज आपके प्लान्स, इंसेंटिव प्लान्स। व्हाट आर इंसेंटिव प्लान्स, बेसिकली डिफरेंट पीपल प्रपोज कि आपको इतना इतना बोनस वगैरह देना चाहिए ना। क्वेश्चन आपसे जब पूछता है कि टोटल वेज कितना देना चाहिए, तो याद है हाल से और रोवो ने मैंने बताया था कि बेसिक तो उनको देना ही देना है और बोनस भी देना है साथ में। बोनस में उन्होंने बोला था जितना टाइम सेव्ड है इनटू टाइम रेट। पहले टाइम सेव्ड को पैसे में कन्वर्ट करो,
2 घंटे बचाए, 1 घंटे के 10 रुपए हैं, टोटल उसके बने 20 रुपये। बट ये सारा उसको नहीं दे देना है, 50% देना है। रोवन सेट कि ना ना ना, परसेंटेज प्रिस्क्राइब मत करो, परसेंटेज कैलकुलेट करो खुद से, ठीक है। तो ये हमने किया था। इसके अलावा जो 2 बेसिक प्लान्स होते हैं वो होता है कि आपका जो टाइम रेट और पीस रेट सिस्टम है, वो भी आपके पास उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी ये वाला क्वेश्चन एक रोक कर इस वाले टॉपिक से, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट। जो आपके प्लान्स बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो बहुत ज्यादा हैं और मेरी अगली क्लास भी शायद उसमें ही लग जाए। बट आई एम प्लानिंग कि मैं आपके साथ ओवर टाइम भी डिस्कस कर लूं, बिकॉज ओवर टाइम जो है उसके अंदर भी बहुत अच्छे क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। और फिर तो लेबर टर्नओवर बचेगा, वो एक रेशो है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा, ये चल रहा है बेसिकली प्लान्स वगैरह, ठीक है। और बस इसमें सिर्फ 2 ही चीजें बचेंगी, ओवर टाइम एंड लेबर टर्नओवर। तो ये चैप्टर जो है वो छोटा है वैसे तो, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। यू विल फाइंड कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको हाल से रोवन में, और सीएमए वाले बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा होंगे जब उनका हम अलग से प्लान डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके पास प्लान्स भी बहुत ज्यादा है। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। याद है मैंने आपको क्या क्या करवाया था? हाल से, रोवन एंड हाल से वियर, ये 3 करवाए थे। हाल से वियर अलग से नहीं पढ़ना, वो क्वेश्चन सीएमए वालों के लिए तो ऑब्वियसली ये नाम आ सकता है, बट सीए वालों के लिए नाम अलग से नहीं बोला जाएगा। दे विल आइदर प्रोनाउंस यू दी परसेंटेज की 30% ले लो, नहीं तो वो सीधा आपको बोलेगा हाल से में फिर आपको हाल से प्रीमियम, हाल से बोनस, कुछ भी बोल दे वो। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो उसको प्रीमियम बोल देते हैं, कुछ लोग बोनस बोल देते हैं। तो हाल से स्कीम जो है, हाल से जो प्लान है वो 50% बाय डिफॉल्ट बोलता है। तो क्वेश्चन अगर कुछ नहीं आपको परसेंटेज बताई हुई है तो यू हैव टू गो विद 50%। नाउ आई टॉट यू दिस कि बेसिक तो आपको टाइम के हिसाब से चलना ही है, कि जितना समय लिया और जितना आपका वेज रेट है पर आवर, इसमें आपने जितना समय बचाया उसका 50% आप दे दोगे। अब टाइम सेव्ड कैसे निकलता है? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, बट ये तो समय है, समय को पैसे में कन्वर्ट करना है तो आपको इस रेट से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उस पर्टिकुलर वेज का 50% आप रखेंगे, 50% कंपनी रखेगी, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करे थे। आई हैव मोर क्वेश्चंस टू डिस्कस विद यू। चलो, ये क्वेश्चन है, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल अप करते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे बोलता है कि कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर अंडर हालसे एंड रोवन सिस्टम, द रेलेवेंट डाटा इज गिवन टू यू। बिल्कुल थाली में परोस के दिया है डाटा आपको, यहाँ पे इतना बेसिक पेपर में नहीं आता। कहता है कि आपका टाइम रेट है वो 60 रुपये है, टाइम अलाउड 8 घंटे में काम होना चाहिए था, आपने 6 घंटे में किए, टाइम सेव्ड भी बता दिया। लो, अब अगर आप हालसे के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? बेसिक वेज प्लस बोनस, या इंसेंटिव भी लिख सकते हो उसको। दैट विल बी, कितने घंटे लिए उसने? 6 घंटे लिए, और 1 घंटे का आप उसको 60 रुपए देते हो। फिर उसने 2 घंटे बचाए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 - 6, मैं सीधा 2 आवर्स लिख रहा हूँ। 1 घंटे के 60 रुपए बनता है, बट सारा पैसा जो बचत हुई है उसका सारा पैसा यहाँ पर कंपनी नहीं रखेगी, थोड़ा सा एम्प्लॉय को भी ट्रांसफर होता है उसका बेनिफिट। तो 6 × 60, दिस इज 360 एंड दिस इज 60, ठीक है। यस, 60 है ये। तो 420 यहाँ पे आपका पहले केस में आ गया। यही चीज रोवन में देखते हैं। तो बेसिक तो सेम ही रहता है, बेसिक में तो कोई चेंज नहीं है। बोनस चेंज हो जाएगा 6 आवर्स × 60, बट यहाँ पे 2 आवर्स × 60, बट जो रेशो बनेगा वो बनेगा टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, 6/8। बेसिकली 90 रुपीज हम इसको और दे रहे हैं, 360 + 90, दिस विल बी 450 रुपीज। तो ये दोनों आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं। यहाँ पे देखो, बोलता है अ वर्कर टेक 6 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब, टाइम टेकन 6 आवर्स हो गया, अंडर अ स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। स्टैंडर्ड टाइम उसी में 9 घंटे अलाउड है, वेज रेट उसका 45 है, मटेरियल कॉस्ट उसकी 480 है। नाउ लेबर कॉस्ट के अलावा वो आपको मटेरियल कॉस्ट भी दे रहा है, और यहाँ पे बोलता है ओवरहेड 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। कहता है फैक्ट्री कॉस्ट बताओ ऑफ द जॉब अंडर रोवन एंड हालसे। तो रोवन के अंदर और हालसे के अंदर
हमें फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। पहली बात तो फैक्ट्री कॉस्ट होती क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट होती है आपकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये प्राइम कॉस्ट देंगे प्लस आपका फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में बता रखा है कि ये आपका कितना है 480। तो दोनों प्लान्स में जो चेंज होगा वो लेबर की कॉस्ट चेंज होगी, मटेरियल एंड ओवरहेड्स चेंज नहीं होंगे। नहीं, ओवरहेड्स भी चेंज होंगे इसमें क्योंकि डायरेक्ट वेजेस चेंज होते हैं। यस, डायरेक्ट वेजेस हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में, और ओवरहेड्स यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। तो पहले डायरेक्ट वेजेस कैलकुलेट करेंगे तभी तो हम अपना यहाँ पे ओवरहेड्स निकाल पाएंगे। तो हमारे पास सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, और वो दोनों प्लान्स में हमें निकाल के दिखानी है। राइट, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब आगे हम बढ़ पाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट वेजेस, हालसे के अलग एंड रोवन के अलग। ध्यान से देखो, यहां पर कितने घंटे हैं, तो बेसिक तो सेम ही रहेगा दोनों में। इस व्यक्ति ने 6 घंटे में काम पूरा किया है एंड इसको 45 मिल रहा है, तो 6 इंटू 45, दिस इज 270। फिर बोनस की बात करें तो हालसे के अंदर बोनस कैसे निकलता है आपका, जो आपका टाइम सेव्ड है, टाइम सेव्ड देखो कितना है 9 - 6, ये 45 के हिसाब से आधा ही हम उसको पे करेंगे, तो कंपनी कॉस्ट आधी ही रहेगी। 3 इंटू 45 इंटू 50%, दिस इज 67.5। इधर 9 - 6 इंटू 45, हाउएवर यहाँ पे 6/9 टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। दिस इज 90। ये आ गया 360, यहाँ पे लिख देते हैं 360 का 150% हो गया 540। राइट, दिस इज 270 प्लस 67.5, 337.5। इसका 150% 506.25 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 1323.75। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें आपको जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो उन्होंने कैलकुलेट करवानी चाहिए। फैक्ट्री कॉस्ट मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया होगा, वैसे तो कॉस्ट शीट पढ़ेंगे उसमें पूरा आ जाएगा यहाँ पे, बट आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्ट्री के खर्चे जोड़ के टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट बनती है। इनडायरेक्ट खर्चों को हम फैक्ट्री के ओवरहेड्स बोल देते हैं, ये बेसिकली फैक्ट्री के ओवरहेड्स। राइट, तो ऐसे फैक्ट्री कॉस्ट निकलती है। इन्होंने पहले डायरेक्ट वेजेस निकलवाए और उसके बेसिस पर ओवरहेड यूजुअली आप या तो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस ही लेते हो या एक रेट के हिसाब से आप उसको एब्जॉर्ब करते हो। तो यहाँ पे जो आवर्स होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओवरहेड्स में भी। ये नेक्स्ट चैप्टर है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया। अब एक और इसका क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक चीज इससे पहले मैं चेंज करूं, मैंने रोवन और हाल से उल्टे लिख दिए। ये हाल से है और ये रोवन है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहता है स्किल्ड वर्कर इज पेड अ गारंटी वेज रेट ऑफ 150 पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटे का है, लेकिन उसने 8 घंटे में वो काम पूरा किया है। ही हैज बीन पेड द वेजेस अंडर रोवन इंसेंटिव प्लान। अभी रोवन सिस्टम के अंडर वो चल रहा है, तो रोवन के अंडर कैसे उसको पे किया जाएगा, ये देखो बेसिक प्लस बोनस। बेसिक कितना है, कितने घंटे लिए हैं उसने, 8 घंटे। 1 घंटे कितना मिलता है, 150 रुपये। अच्छा, टाइम कितना सेव किया उसने, 10 घंटे में से 8 घंटे में काम किया तो 2 घंटे बचाए, 1 घंटे का 150 मिलता है। और रोवन कहता है रेशो कैसे बनाओगे आप, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, यानी यहाँ पे 80% रेशो बनेगा।
तो टीचर्स इसको ऐसे सेव्ड से पढ़ लेता है, जितना समय बचाओगे उतना प्रोपोर्शन बनेगा। कैसे भी कर लो, वो मल्टीप्लिकेशन में है तो इट वोंट मैटर। ठीक है, तो अभी तो इसको 1440 रुपए मिल रहा है। कहता है कैलकुलेट एन इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ द अर्निंग्स अंडर रो 1 इंसेंटिव प्लान। इफेक्टिव आवर्स कितने होंगे इसके लिए? आप जो इसकी अर्निंग्स है 1440, इसको कितने घंटे में किया इसने? 8 घंटे में काम किया, तो 1440 डिवाइड बाय 8, दिस विल बी 180 पर आवर। वैसे तो उसको प्रॉमिस 150 है, लेकिन बोनस के साथ अगर उसका रेट देखें तो वो थोड़ा बढ़ के 30, बेसिकली 30 रुपए का बोनस उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसका इफेक्टिव रेट हो गया 180। तो आप पहले क्या करो, टोटल इनकम निकाल लो, जिसमें बेसिक 50 के 150 के हिसाब से तो है ही, बोनस भी निकाल लिया आपने इसमें। अब बोनस के हिसाब से, बोनस के साथ अगर आप देखो तो रेट 150 नहीं, अब 180 हो चुका है। ठीक है, कहता है कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब इफ द वर्कर इज प्लेस्ड अंडर हालसे इंसेंटिव सिस्टम 50% एंड ही वांट्स टू मेंटेन द सेम इफेक्टिव आवरली रेट। यानी यही रेट अगर 180 अगर उसको कमाना है तो उसको कितने समय में जॉब पूरी करनी चाहिए, टाइम टेकन निकालना है। अब इफेक्टिव आवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो आपको पता है कि आप हालसे के अंदर इनकम निकाल लो इसकी। ठीक है, हालसे प्लान के अंडर इसकी इनकम निकाल देंगे, तो उसको हम अगर एक्चुअल आवर्स से डिवाइड कर देंगे तो इफेक्टिव आवर्स आ जाएंगे, और वो हमें 180 ही लाना है। तो इसका जो बेसिक बनेगा वो बनेगा एक्चुअल आवर्स यानी टाइम टेकन इनटू बेसिक कितना है अभी, बेसिक तो 150 ही है। अच्छा, टाइम सेव्ड कितना होगा? टाइम अलाउड कितना है यहाँ पे? 10 आवर्स। टाइम टेकन हमें निकालना है, बिकॉज अब उन्होंने पूछा अगर सेम अर्निंग मेंटेन करनी है तो 150 इंटू ये लेगा 50%। और जब आप इस पूरे को एक्चुअल आवर्स टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं तो वो 180 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया इफेक्टिव आवरली रेट। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो टाइम टेकन यहां आ जाएगा 750 डिवाइड बाय 105, दैट विल बी 7.143 आवर्स। तो अगर उतनी ही इफेक्टिव अर्निंग्स करनी है हालसे के अंदर तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जो काम अब आप 8 घंटे में करते थे, वहां पर उस प्लान में जाने के बाद आपको वही काम 7.143 आवर्स में करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी इफेक्टिव अर्निंग्स 180 ही रहेगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो गाइज मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करते रहेंगे तो थक जाएंगे, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक भी डिस्कस करें। बट इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो पहले इनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, एंड फिर धीरे धीरे हम ओवर टाइम को लेके आएंगे, ओवर टाइम के क्वेश्चंस करेंगे, एंड फिर आपका लेबर टर्नओवर डिस्कस करके इस चैप्टर को ओवर करेंगे। तो देखो, पिछले चैप्टर के कंपैरिजन में छोटा चैप्टर है, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है एंड क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।